सर आपसे मेरा सवाल होगा, जो फिजिकल गोल्ड की जो वॉलेटिलिटी और रिस्क होते हैं वो गोल्ड ईटीएफ में वो कितना अलग है, अगर उससे कंपेयर करके अगर आप बताएं, और कैसे अप्रोच करना चाहिए कोई जो नया निवेशक है जो गोल्ड ईटीएफ में एंट्री करना चाहते हैं तो कैसे अप्रोच करें? देखिए, लॉन्ग टर्म गोल्ड की वॉलेटिलिटी जो है वो रिस्क एसेट से कम है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि जब भी कोई इकोनॉमिक अर्थक्वेक आता है या कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट आता है तो वो परफॉर्म करता है। तो इसलिए इसकी लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी रिस्क एसेट से काफ़ी कम होती है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होने के कारण काफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये काफ़ी लिक्विड मार्केट है। इसका डेली टर्नओवर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्लोबल रैंकिंग करें लिक्विडिटी की तो सबसे पहले तो यूएस ट्रेजरीज है, फिर शायद यूरो ट्रेजरीज होगा, उसके बाद फिर आपके बड़े बड़े इंडिसेस हैं S&P 500 वगैरह, लेकिन उसके बाद फिर गोल्ड का पोजीशन आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एक सिंगल एसेट है, एक सिंगल सिक्योरिटी है, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इसमें। तो क्योंकि इसमें लिक्विडिटी है और जितनी वॉलेटिलिटी होती है उतनी लिक्विडिटी कायम रहती है, कोई ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि दोनों तरीके से होती है कि अगर कोई बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट है ग्लोबल इकोनॉमी में तो गोल्ड में फ्लोज आते हैं, लेकिन अगर लिक्विडिटी इशू है और लोग अपनी इक्विटी या बॉन्ड का पोर्टफोलियो लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं तो वो सोने को बेचते हैं। तभी आपने देखा होगा कि एंड ऑफ द साइकिल में जब काफ़ी सेलिंग हो जाती है रिस्क एसेट्स में तो सबसे एंड में गोल्ड में सेलिंग आती है, क्योंकि जब कुछ नहीं बिकता तो लोग गोल्ड को सेल करते हैं। तो वॉलेटिलिटी से ना डरें, लिक्विडिटी देखें, देखिए कौन सा काउंटर सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उस पर ध्यान दें। अगर आपके पास जो भी है, छोटा या बड़ा, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इस बात का कंफर्ट है कि चाहे वो तेजी हो या मंदी हो आप उसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, तो बस यही एक निवेशक को ध्यान में रखना है। बिल्कुल, हालांकि इस पे हम और आगे चर्चा करेंगे, बढ़ाएंगे कि कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है, कितना रिस्क गोल्ड में होता होगा, क्योंकि बाकी एसेट क्लास के मुकाबले इसे स्थिर माना जाता है, उस तरह का वॉलेटाइल नहीं होता, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आ जाएगी, उस तरह के लोअर और अपर सर्किट भी हमने गोल्ड में कभी लगते हुए नहीं देखे। अच्छी तेज़ी आती है तो ये स्थिरता जो मिलती है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं गोल्डन शॉपिंग में। लेकिन एक बात इस अब तक के सेगमेंट में यही निकल कर आई है, गोल्ड खरीदे, आपको जिस फॉर्म में खरीदना है, खरीदना आपको ज़रूर चाहिए, ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सूचनाओं का पूरा संसार है, हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी है, हम देख रहे हैं कि हर स्क्रॉल, हर क्लिक के बाद हमें कुछ नया जानने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड को देख रहे हैं, और क्या वो चीजें हैं जो चैलेंजिंग हैं इस दौर में, इस सूचनाओं के इस पूरे संसार के दौर में आप लोग जो फेस कर। जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है, ज़रूर वो होता है, पर इस नॉइस को कट कर कर एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, एसेट एलोकेशन। 30 साल का एक्सपीरियंस है तो वो जो कह रहे हैं उससे आगे तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, मेरे पास सिर्फ 20 साल का एक्सपीरियंस है। पर जो मैंने देखा है पिछले 20 सालों में, और आई थिंक एज अ इन्वेस्टमेंट गोल्ड ETF आज भी बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है। जैसे ओवरऑल एसेट्स कहे म्यूचुअल फंड्स के तो 65 लाख करोड़ भी हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ 36,000 करोड़ ही गोल्ड ETFs में है। तो अगर हम गोल्ड ETFs की बात करें तो सिर्फ 36,000 करोड़ 60 लाख करोड़ में से, तो इट इज़ नॉट इवन 1%, 1% से भी कम है। तो स्कोप बहुत है, और ये चीज़ हमने विश्व में भी देखी गई। विश्व में भी जो एक वेल्थ की स्टडी की गई थी उसमें 1% से कम ही लोगों का हिस्सा गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में है। तो क्योंकि पिछले 20 सालों में इक्विटी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है तो लोगों का रुझान फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि इक्विटी में ज़्यादा रहा है और गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम में कम रहा है। पर ये ज़रूर चेंज होगा जैसे जैसे अगर हम देखें कि गोल्ड का परफॉर्मेंस गए साल और ये साल अच्छा रहा है तो रुझान बढ़ रहा है। ग्लोबली भी अगर हम ETF एसेट्स की बात करें गोल्ड में तो $240 बिलियन के एसेट्स हैं। ये $240 बिलियन के एसेट्स जो टोटल ETF एसेट्स $7 ट्रिलियन के उसका बहुत ही कम हिस्सा है, करीबन 3% से भी कम हिस्सा है। पर उसमें जो जुलाई के महीने में, मई के महीने में हमने देखा है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो चैलेंज ये है कि इनमें से किस इन्वेस्टमेंट को हम चूज करें, और उसमें हमें ऐसा लगता है कि जो सरकारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो अभी तक इशू हो रहे थे, अभी इशू नहीं होंगे, उनको एक डेफिनेट फायदा था। पर अभी नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ना आने पर आपको गोल्ड ETF एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप बहुत ही आसान तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज 17 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। तो 17 करोड़ डीमैट अकाउंट यानी कि 10 या 11 करोड़ लोग ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं स्टॉक्स में, तो उनके लिए तो काफ़ी आसान है। सिर्फ
ऑनलाइन जाना है अपने, जैसे आप शेयर खरीदते हो, आप गोल्ड ETF खरीद सकते हो। तो आपको चूज करना है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड का हिस्सा कितना होना चाहिए। पर आज निवेश के लिए सबसे आसान तरीका, छोटा छोटा 100 रुपये 200 रुपये में भी आप एक गोल्ड ETF खरीद सकते हो। तो गोल्ड ETF एक अच्छा तरीका है। फिजिकल गोल्ड की शाइन हमेशा रहेगी। आपने कहा आप गिफ्ट तो हम सभी उससे गुजरते हैं, राइट। बेटी का बर्थडे हो, वाइफ का बर्थडे हो, तो गोल्ड लेना जरूरी है। पर शायद मैं आज खुद गोल्ड लूंगा। बट द पॉइंट इज, चॉइस सिर्फ सिंपल है कि आपको कितना हिस्सा आपका गोल्ड में रखना है। और हमने फिजिकल एसेट या फिजिकल गोल्ड की बात करी, गोल्ड ETF की बात करी। देयर आर मल्टी एसेट फंड्स आल्सो विच इज अ कैटेगरी जहां पर गोल्ड का हिस्सा मिलता है। तो निवेशकों को एसेट एलोकेशन के हिसाब से करना है और स्पेसिफिक गोल्ड में करना है तो गोल्ड ETF एक अच्छा जरिया है। ज्वेलरी खरीदना है तो ऑफ कोर्स आपको ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी। और आपको गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, इक्विटी सभी एक साथ चाहिए तो मल्टी एसेट फंड्स भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक ओवरऑल पोर्टफोलियो का। उसमें फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कितने प्रतिशत गोल्ड होना चाहिए, सिल्वर, इक्विटी, वो सब फंड मैनेजर आपका ध्यान रखेगा। ओके, तो फिजिकल को तो आप वैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो तो हर घर में खरीदा ही जाता है। और हमने अभी एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में का इवेंट मैंने मॉडरेट किया था जहां पर जॉन रीड आए थे, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो इकोनॉमिस्ट है एशिया के। वो भी कह रहे थे कि विश्व में भी जितनी बड़ी फैमिली ऑफिसेज वगैरह है वो फिजिकल गोल्ड को अपने पास रखना अच्छा मानते हैं, क्योंकि फिजिकल है वो अपने पास है तो गोल्ड खुद का लेते हैं तो वो तो बहुत बड़े पाए पे होता है, हम वो नहीं कर सकते। पर आप जब गोल्ड ETF में निवेश करते हो, इक्विवेलेंट है जो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड है वो वोल्ट में हम स्टोर करते हैं एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और आपके पास उसका जो यूनिट है तो इट इज एज गुड एज बाइंग फिजिकल गोल्ड। क्योंकि सबके पास उतनी क्षमता नहीं होती कि खुद का वोल्ट में जगह बनाए और इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। तो उसको हमने लोगों के लिए आसान कर दिया है गोल्ड ETF के द्वारा। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस है और लोग रुझान भी होता है, क्या वो रिजर्वेशंस हैं लोग आमतौर पे जब इस डिजिटल दुनिया के नए तौर तरीकों में निवेश को जाते हैं, जो आपको लगता है कि एक उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या रोक रहा है इस तरह के निवेश में जाने से, जो आप देखते होंगे या बातचीत में आपको समझ में आता होगा? देखिए, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ऑल्सो। और जो जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है, जैसे जेनजी है, वो काफ़ी ज़्यादा प्लग्ड इन है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इंटरनेट या डिजिटल मीडिया से। सो देयर इज़ देयर इज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड जैसे आपने बोला, वो है उस चीज़ में। तो इस चीज़ में से एक सही एडवाइस को सेलेक्ट करना या सिफ्ट थ्रू करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग हो गया है। सिर्फ गोल्ड मार्केट में नहीं, हर मार्केट में। इवन न्यूज़ में भी आपको एक न्यूज़ के 50 वर्जन मिल जाते हैं आजकल। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। स्पेसिफिकली अगर आप जेनजी की बात करें तो जेनजी जो हमारी है वो एसेट लाइट जनरेशन है। अब या तो वो बिलीव नहीं करते हैं हार्ड एसेट्स में जैसे रियल एस्टेट एक्सेट्रा, या फिर अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गैप है, वेल्थ गैप बिटवीन जेनजी एंड दी बूमर जनरेशन या प्रीवियस जनरेशन, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो उनके लिए एक गोल्ड जो है वो बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि अगर आप हार्ड एसेट्स की बात करें तो गोल्ड से अच्छा कोई एसेट नहीं है। और ओनिंग की बात करें तो ठीक है, फिजिकल गोल्ड भी खरीदिए, जो ज्वेलरी का रोल है वो ETF नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और एक्सपोजर की बात करते हैं हार्ड एसेट्स की, तो उसके लिए गोल्ड ETF जो है वो बहुत ही अच्छा विकल्प है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियलाइजेशन हो गया और आपका जो एक्सपोजर है या आपका जो इन्वेस्टमेंट है या पोर्टफोलियो है या आपकी जो होल्डिंग्स है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियलाइज्ड हैं और उसमें कोई हार्ड एसेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो चाहे वो इन्फ्लेशन हो या इकोनॉमिक कैलामिटी हो या जियोपॉलिटिकल इवेंट हो, उसमें आपके पास कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं रहेगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से ये इस तरह के जो लॉन्ग टर्म जो कि फंडामेंटल इश्यूज हैं, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है। एंड मैं सभी को, चाहे वो किसी भी जनरेशन के हो, जब भी आप सोने के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको आप ये सब नॉइस को हटाएं और अपना लॉन्ग टर्म जो आपको ऑब्जेक्टिव है उस चीज़ को सामने रखते वक्त तो अपना डिसीजन लें आप।